इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, इट इज़ मोर लाइक जिस तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। स्टार्टिंग में 100% फोकस आपका स्टडीज़ में होता है, यू रीड थिंग्स और रिवीजन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। लेकिन ग्रेजुअली आपको समझ में आता है कि अब टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 90% टाइम अगर मैं पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ तो 10% मुझे रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। और फिर आगे जाकर जितना एग्जाम पास आता जाता है, आप उतना रीडिंग का कंपोनेंट कम करते जाते हैं और रिवीजन का कंपोनेंट बढ़ाते जाते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कुछ उसी तरीके से, जिसमें हम ट्रेडिशनल जो हमारे पेट्रोल और डीजल के सोर्सेज हैं उसमें इथेनॉल का कंपोनेंट 0 से 1 पे हम आए, फिर 4% हमने इसे लेकर आए। अभी रिसेंटली हमने 2022 के अंदर ही 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इस टारगेट को अचीव किया है, और 2025 तक का जो टारगेट रखा गया है वो 20% का रखा गया है। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर हम जो रिवीजन का कंपोनेंट है वो बढ़ाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो चीज़ हमें एग्जाम में हेल्प करेगी। उसी तरीके से एनवायरमेंट को हेल्प करने के लिए और हमारी डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर कम करने के लिए हम धीरे धीरे इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कंपोनेंट है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हमें 2022 के एंड तक अचीव करना था वो हम 2022 के मिड में ही अचीव कर चुके हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये शुरू में जो टारगेट रखा गया था 2021 तक, ये 2025 बताया जा रहा था कि 2025 तक हम 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन इसे प्रीपोन किया गया और 2022 में ही इस पूरे टारगेट को अचीव कर लिया गया, और अब 2025 के लिए जो टारगेट रखा गया है वो 20% ब्लेंडिंग का रखा गया है। ऐसा नीति आयोग के द्वारा भी बताया जाता है। हालांकि काफ़ी सारी एजेंसीज हैं वो ये मानते हैं कि 20% टारगेट को अचीव करना 2025 तक मुश्किल रहने वाला है। बट सी, देखते हैं यहाँ पर कितने चैलेंजेस हमें यहाँ पर फेस करने को मिलते हैं ना। अब बात आती है किस तरीके से जो इथेनॉल है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए, जो इसका सिंपलेस्ट वर्जन है उसके अंदर आप क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर जो आपके खेत हैं, फील्ड हैं, वहां से क्या निकल कर आता है, वहां से शुगर केन निकल कर आता है। फर्मेंटेशन के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद, मोलेसिस के बाद आप इथेनॉल को जनरेट करते हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर क्रॉप से आप इथेनॉल आपको मिल जाता है। उसके बाद उस इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, ताकि उसे फिर सेल किया जा सके। हालांकि बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर फील्ड से ये कहानी शुरू होती है और आपके फ्यूल स्टेशन जो पेट्रोल पंप्स है वहां तक ये कहानी पूरी जाती है। नाउ अब इसमें स्टेक होल्डर्स देखिएगा, इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो तो स्टेक होल्डर है ही यहाँ पर, क्योंकि हम फील्ड्स की बात करें, खेतों की बात करें तो फार्मर्स भी इसमें स्टेक होल्डर बन जाते हैं, एंड डेफिनेटली बिजनेसमैन जो है वो तो स्टेक होल्डर इसके अंदर रहने वाला है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि जो हमारा ब्लेंडिंग का टारगेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो हमने प्रीपोन किया था और उसे टाइम से पहले ही अचीव कर लिया है, जो एक काफी पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए। ठीक है, 76th इंडिपेंडेंस डे को ये चीज अनाउंस करी गई थी। अब इसके फायदे क्या हैं, देखिए, जब हम इस तरीके का कोई फीट अचीव करते हैं, अभी तक हमारी डिपेंडेंस ऑयल को लेकर कौन सी कंट्रीज के ऊपर है, अगर आप देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सऊदी अरेबिया एंड मेनी अदर सच कंट्रीज, इनसे हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, राइट। तो जो ये कंट्रीज हैं ये चाहें तो प्राइस ज़्यादा भी चार्ज कर सकती हैं, चाहें तो कम भी चार्ज कर सकती हैं, और हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है फिर ऑयल के ऊपर एंड देयर बाय इन कंट्रीज के बिहेवियर के ऊपर, राइट। तो हम अपनी डिपेंडेंस इनके ऊपर कैसे कम कर सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ये हमें हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ऑयल को हम 100% कंज्यूम कर रहे थे उसे 100 की जगह अगर हम 80% कंज्यूम करते हैं, रिमेनिंग 20% हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं जो हमारे देश में ही पैदा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं 20% डिपेंडेंसी हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर से कम हो जाती है। इससे एक फायदा ये भी होगा, डिपेंडेंसी कम होने के साथ साथ जो हमारा फोरेक्स जाता है ऑयल को इंपोर्ट करने में वो भी नहीं जाएगा और वो देश के अंदर ही रह जाएगा। तो ये जो दो एडवांटेज है वो हमें यहां पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगी ना। अब इथेनॉल की जो एडवांटेज है वो यहीं पे नहीं खत्म होती है, क्योंकि इथेनॉल की एडवांटेजेस के अंदर वी कैन ऑल्सो मेंशन कि ये एनवायरमेंटली क्लीन है, एनवायरमेंटली बेटर है अगर हम ट्रेडिशनल सोर्सेज से बात करते हैं तो। लेकिन यहां पर कुछ कंसर्न्स भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें तो पॉजिटिव नहीं हो सकती हैं। डेफिनेटली इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, हमारी डिपेंडेंसी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनके ऊपर कम होगी, एनवायरमेंट के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं उनके इंजन्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो इथेनॉल होता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में मॉइस्चर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपने देखा होगा
बारिश के उन दिनों में जब किसी तरीके से मॉइस्चर या थोड़ा बहुत पानी भी आपके व्हीकल के, आपकी मोटरसाइकिल के अंदर या फिर आपकी गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके से चला जाता था, यूजुअली बाइक्स के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलता था, तो उसे स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उसी तरीके से अगर मॉइस्चर इसके अंदर चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें इस चीज़ को कंप्लायंस करने के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो ऑलरेडी हमारे पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं उनको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि जो सेपरेट पंपिंग मैकेनिज्म है, जिससे कि जो ऑयल है जिसमें ऑलरेडी इथेनॉल मिक्स है, उसको यहाँ पर वेरियस व्हीकल्स को दिया जा सके। अब क्योंकि फार्मर्स भी इसके अंदर एक स्टेक होल्डर है, तो यहाँ पर जो इथेनॉल है उसके प्राइजेस को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि फार्मर्स की इनकम डबल होगी। अगर आपको याद हो, वैसे भी हमने 2022 को टारगेट रखा था फार्मर्स की इनकम को डबल रखने का, क्योंकि देखिए उनके पास कोई ना कोई एडवांटेज होना चाहिए फार्मर्स के पास, कि वो अपनी क्रॉप जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ही क्यों दे, वो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए क्यों दे। तो यहाँ पर इसी वजह से टाइम टू टाइम प्राइजेस जो हैं इनको भी रिवाइज किया जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे जो मेन 3 एडवांटेजेस है वो यहाँ पर दी गई हैं। एक तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना पड़ेगा, हम अपने घर में ही इथेनॉल को प्रोड्यूस करके उसे एक फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। एडवांटेज में एनवायरमेंट क्लीन होगा, और जो हमारा 2070 तक का टारगेट है नेट जीरो होने का, वो भी हो जाएंगे। एडिशनल इनकम फार्मर्स को मिलेगी, मतलब 2022 तक जो हम टारगेट करके चल रहे हैं वो भी यहां पर पूरा हो सकता है। नाउ इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या? देखिए वेरी सिंपली, ब्लेंडिंग इथेनॉल विद पेट्रोल टू बर्न लेस फॉसिल फ्यूल व्हाइल रनिंग व्हीकल इज कॉल्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग। जब हम पेट्रोल के अंदर कुछ मात्रा इथेनॉल की डाल देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग। इससे क्या होता है, जितनी मात्रा में या जितनी क्वांटिटी में इथेनॉल गया, मान लीजिए 10% इथेनॉल को मिक्स किया गया, उतनी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मींस पहले अगर 100% पेट्रोल यूज किया जा रहा था और 0% इथेनॉल, अब 90% पेट्रोल होगा और 10% इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि एक मिक्स इस तरीके का बनेगा कि हमने रिक्वायरमेंट पेट्रोल की अपने यहां से कम कर ली। अब ये इथेनॉल बनता कैसे है, पीछे मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर क्रॉप से, पर्टिकुलरली जब हम शुगर फ्रॉम शुगर केन हमें मिलता है प्रोसेसिंग करने के बाद, और बाय प्रोडक्ट के तौर पर इथेनॉल भी इसमें से निकलता है। और हमने अभी 10% इथेनॉल जो है वो ऐड करना शुरू कर दिया। वैसे स्टार्टिंग में तो 20% के लिए 2030 का टारगेट रखा गया था, लेकिन क्योंकि हमने 10% को काफी जल्दी अचीव कर लिया, राइट, इवन 20% के लिए भी 2030 का टारगेट जो रखा गया था इसको हमने प्रीपोन कर दिया और 2025 इसका टारगेट अभी कर दिया गया है। नाउ तो गवर्नमेंट का भी यही टारगेट है, 2025 तक हमें 20% तक ये नंबर लेकर जाना है, और आगे फिर इस नंबर को और भी बढ़ा सकते हैं। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिएगा। यहां पर जब हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, तो हमारा जो बिल आता है टोटल वो 55 बिलियन तक रहता है, मतलब 55 बिलियन हमें ऑयल इंपोर्ट के लिए देने पड़ते हैं। ये 2020 और 21 का फिगर है। ये बताया जा रहा है कि अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू करते हैं सही तरीके से, तो हम हर साल $4 बिलियन जो है वो अपने यहां पर बचा पाएंगे। तो एक काफी बड़ा नंबर है $4 बिलियन, अगर हम इसे रिड्यूस कर पाते हैं, और डेफिनेटली ये नंबर आगे जाके और भी इंप्रूव हो सकता है। 4 से हम 5, 6, 7, 10 बिलियन तक भी जा सकते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी भी कम हो रही है, हमारा पैसा भी बच रहा है, 4x भी बच रहा है, और एनवायरमेंट भी क्लीन हो रहा है। और क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है एक नया सेक्टर है, तो डेफिनेटली यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी आपको। लेट्स सी कि गवर्नमेंट ने अभी तक किया क्या है इसके लिए। देखिए पीएम जीवन स्कीम को इथेनॉल ब्लेंडिंग फॉर इंडिया के लिए लेकर आए हैं। एक परिवेश पोर्टल जो है इसको भी शुरू किया गया है। सॉफ्ट लोन्स देने शुरू करे गए हैं, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू शुगर मिल्स टू इंक्रीज इथेनॉल प्रोडक्शन, क्योंकि इथेनॉल जो है शुगर प्रोडक्शन के बाय प्रोडक्ट के तौर पर ही निकलता है, तो यहां पर उनको भी सहायता मुहैया कराई जा रही है। जीएसटी के रेट को भी इस पर कम करने की बात करी गई है। पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं 100% इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशंस के, और ये पुणे में किया जा रहा है। तो काफी सारे स्टेप्स जो हैं वो सरकार के द्वारा भी अलग अलग एरियाज के अंदर लिए जा रहे हैं। नाउ अब जेनरेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन इथेनॉल्स क्या होते हैं। वैसे मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं कि बताएं व्हाट इज द थर्ड जनरेशन सोर्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल का थर्ड जनरेशन का सोर्स कौन सा है? क्या शुगर केन को कहेंगे, वुड, मोलेसिस या एलजी? इनमें से कौन सा थर्ड जनरेशन का सोर्स है आपके हिसाब से? करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज एलजी। यहां पे देखिएगा देयर शुगर बेस्ड फीड स्टॉक। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें शुगर बीट, शुगर केन आता है। यहां पर फर्स्ट में ही अगर स्टार्च बेस्ड फूड स्टॉक की बात करें, क्योंकि ये जो आपका इथेनॉल है
ये मेज दैट इज कॉर्न से भी पैदा किया जा सकता है, तो कॉर्न हुआ, वेट हुआ, पोटैटो, तो ये वो खाने पीने की चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड स्टेज में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको वुड, कुछ तरीके की ग्रासेस, क्रॉप रेसिड्यू, बची हुई जो क्रॉप्स होती हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं, स्टबल जिसको कहा जाता है, उससे भी सेकंड जनरेशन से भी यहाँ पर इथेनॉल बनाया जा सकता है। और थर्ड जनरेशन के अंदर एल्गी या एल्गल ब्लूम्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक फर्मेंटेबल प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे कि केमिकल रिएक्शंस के बाद डिस्टिलेशन करके इथेनॉल को पैदा किया जाता है और फाइनली इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टेशंस के ऊपर, राइट। तो अलग अलग सोर्सेज हैं। अगर पहले दो सोर्सेज देखोगे तो ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। दे कैन इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पर जो खाने पीने की चीजें अगर उसका इस्तेमाल इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए चला जाएगा तो हम डेफिनेटली फूड के तौर पर उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जितना जनरेशन आगे जाएगा उतना बेटर रहेगा सोर्स के हिसाब से। एक और यहां पर पॉजिटिव न्यूज है, जैसे मैं सेकंड जनरेशन की बात करूं, अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 2G इथेनॉल प्लांट जो था वो यहां पर लॉन्च किया गया, जिससे कि देखिए यहां पर क्रॉप रेजिड्यू लिखा है, मींस जो स्टबल बर्निंग का इशू है उसको भी रोका जा सकता है, क्योंकि किसान यहां पर जो उनकी स्टबल बचती है उसको सेल कर पाएंगे, उससे फार्मर्स को इनकम भी मिलेगी और स्टबल बर्निंग का जो इशू है या रेसिड्यू स्टबल का जो इशू है वो भी यहाँ पर सोल्व किया जा सकेगा, क्योंकि जो बची हुई नीचे आपकी फसल हुआ करती थी वो उसको जला दिया जाता था जिससे पोल्यूशन होता था और यहाँ पर उससे एनवायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। अब वो प्रॉब्लम तो सोल्व होगी होगी, साथ ही साथ जो ये वेस्ट हो जाती थी हमारी स्टबल, उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा इथेनॉल को प्रोड्यूस करने को लेकर ना। नेक्स्ट चलते हैं, अदर कंट्रीज की बात करें, इंडिया से कंपेयर भी करेंगे तो वो किस तरीके से परफॉर्म करिए। वैसे हमारा नंबर देखें तो वी आर डूइंग गुड, 10% हम पे हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी जल्दी 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग भी हम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन वैसे बात करें तो इसमें कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील जैसी जो कंट्रीज हैं दे आर परफॉर्मिंग प्रिटी वेल, और इसमें ब्राज़ील जो है वो तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल कॉन्टेंट पेट्रोल के अंदर देखेंगे तो इट इज समवेयर 18 to 27.5%, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे 27% इन्होंने टच किया है, तो डेफिनेटली इनको किसी दूसरे देश की तरफ ऑयल के लेकर या फिर किसी दूसरे एनर्जी सोर्स को लेकर देखने की जरूरत नहीं है। इनकी डिपेंडेंस जो है वो काफी सारी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उसके ऊपर से हट चुकी है। अब ये ऑटो इंडस्ट्री को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, देखिए पीछे हमने देखा, कहा गया कि जो इंजन्स होते हैं उनको नुकसान हो सकता है अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री का भी ये कहना है कि हम जो आने वाले टाइम में इंजन्स बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे या फिर जितने भी पार्ट्स बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि फ्यूचर में इथेनॉल ब्लेंडिंग तो होनी ही होनी है। क्योंकि ये एक शिकायत आती है कि जब इथेनॉल ब्लेंडिंग करी जाती है तो रस्टिंग का जो जंग लगने का इशू होता है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पर काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा। मीन्स फ्यूचर में जो ऑटो इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि जो भी व्हीकल्स हम बनाएंगे उसके स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे वो इथेनॉल कंप्लाइंट होने वाले हैं। तो इथेनॉल को लेकर अगर हम व्हीकल को चलाते हैं तो इंजन के ऊपर या उसके किसी भी पार्ट के ऊपर कोई भी एडवर्स इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, डू यू थिंक इंडिया कैन अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025? जो नीति आयोग के द्वारा टारगेट रखा गया, क्या वो अचीव कर सकते हैं, यस और नो, वो बताइएगा। एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, अगर ये अचीव हो जाता है तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इसे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। और रादर जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो कॉमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। मेंस के क्वेश्चन के लिए जो आपका ग्रुप है वहां पर आप इसे आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।